सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग कैपिटल गेन का एमसीक्यू कर रहे हैं आपके साथ। जो पहला पार्ट है वो रिविजनरी पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट जो एग्जाम में पास्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, बताइए 45 सबसेक्शन 1, जल्दी बताइए। सी है चार्जेबिलिटी। कौन सा मेन चार्जेबिलिटी है? मेन चार्जेबिलिटी है, यस मेन चार्जेबिलिटी। हमने लिखा नहीं है इसको क्योंकि ये हम लोग बोलते हैं 45 सबसेक्शन 1 के अलावा 1A भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। इसके बाद हम लोग यही वाली क्लास भी शुरू करेंगे 1A 2 3 4 5, जिसको हम लोग डीम ट्रांसफर कहते हैं, डीम ट्रांसफर। और इसमें कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा वो करेंगे। तो सी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1(4) में क्या डिफाइन करता है? जब भी सेक्शन 2 है तो डेफिनेशन क्लॉज है, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर है और सेक्शन 47 सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ए है ना, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। और सेक्शन 47 व्हाट इज नॉट ट्रांसफर, तो ये बी आएगा, सी डी ए बी, सी इज द आंसर। क्वेश्चन 2, ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट कैन गिव राइज टू कैपिटल गेन, ट्रू और फॉल्स? फिर से पढ़िए, ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट कैन गिव राइज टू कैपिटल गेन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, एनी एसेट नहीं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1(4) कैन गिव राइज टू कैपिटल गेन, करेक्ट है ना। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा तो पीजीपीबी में चला जाएगा। पर्सनल एसेट है तो कैपिटल गेन ही राइज नहीं होगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल गेन ही राइज नहीं होगा। गोल्ड बॉन्ड्स है तो कैपिटल गेन ही राइज नहीं होगा क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है। गिफ्ट ऑफ कैपिटल एसेट कैन गिव राइज टू कैपिटल गेन, ट्रू और फॉल्स? ये भी फॉल्स है। गिफ्ट कैन नॉट गिव राइज टू कैपिटल गेन, वाई? क्यों? बिकॉज सेक्शन 47 में ये ट्रांसफर ही नहीं है। व्हाट इज नॉट ट्रांसफर डिफाइंड है यहां पे, तो दोनों फॉल्स हो गया, डी इज द आंसर। कैपिटल गेन अराइजेज ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कैश इवन इफ कैपिटल इज ट्रांसफर्ड ऑन अर्लियर डेट्स, ट्रू और फॉल्स? जिस तरह से सैलरी में होता है, सैलरी इज टैक्सेबल ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस, व्हिचएवर मैच्योर्स अर्लियर। उसी तरह से कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ ऑन रिसीट ऑफ कैश इवन इफ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड ऑन अर्लियर डेट। एसेट पहले ट्रांसफर कर दिया, पैसा आपको जिस दिन मिलेगा उस दिन कैपिटल गेन अराइज होगा, ट्रू और फॉल्स? पैसा जिस दिन मिलेगा उस दिन कैपिटल गेन अराइज होगा, ट्रू और फॉल्स? फॉर्जिबिलिटी इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी ईयर में कैपिटल गेन अराइज होगा, पैसा मिले या ना मिले। आया याद? सेकेंड, capital gain arises on the transfer of capital asset even if money is not received, true or false? Capital gain arises on transfer of capital asset even if money is not received। क्या कर रहे हैं आप लोग, ये तो ट्रू बोल दीजिए। अभी हमने बताया YOC इक्वल टू YOT, जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उस ईयर में कैपिटल गेन अराइज होगा, पैसा मिले या ना मिले। क्या हो जाता है आप लोग को? इनकम टैक्स है, याद रखिएगा, जीएसटी नहीं है। इनकम टैक्स थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। नहीं याद करेंगे तो दिक्कत है, और सेक्शन के साथ ही याद करना जरूरी है। एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस इन द लाइट ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1(4).
Now, fruits and vegetables are capital assets, true or false? Fruits and vegetables are capital assets, true or false? इसके आगे एक लाइन लिखता है नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. सेक्शन 2 सॉरी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में जो लिखा हुआ था कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, करेक्ट है? ये जब मैं बोल रहा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब मैं क्या बता रहा था आपको? प्रॉपर्टी का मतलब क्या बता रहा था? बंडल ऑफ राइट्स, फिर कुछ एक्सेप्शंस थे जिसमें एक स्टॉक इन ट्रेड था, दूसरा पर्सनल एसेट्स था. तो पर्सनल एसेट को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते, लेकिन पर्सनल एसेट्स में कुछ एसेट्स को हमने पर्सनल एसेट कहा. ये पर्सनल एसेट नहीं है, जैसे जेडपी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, किस्सा, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट. ये पर्सनल एसेट नहीं है, तो ये कैपिटल एसेट है. अब मुझे एक बात बताइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कैपिटल एसेट्स नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. ये क्या पर्सनल एसेट में आएगा या नहीं आएगा? या आएगा? तो ये कैपिटल एसेट है. अगर ये पर्सनल एसेट है तो क्या ये कैपिटल एसेट है? यस और नो? अरे ये पर्सनल एसेट है तो कैपिटल एसेट तो नहीं हुआ ना, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट. करेक्ट है, करेक्ट है. अब यहां पर एयर एंड वाटर लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूं पैक्ड एयर, पैक्ड एयर एंड पैक्ड वाटर. मैं ये लिखता हूं पैक्ड एयर एंड पैक्ड वाटर इज ए कैपिटल एसेट. और ये पैक्ड एयर एंड पैक्ड वाटर, इसको मैं लिखता हूं हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. इसमें एक लाइन लिखूंगा हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. बताइए कैपिटल एसेट है या नहीं? पैक्ड एयर पैक्ड वाटर इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इज ए कैपिटल एसेट. ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स हो गए, तो इसको हम ठीक कर देंगे. बोथ फॉल्स, आउट ऑफ कैपिटल एसेट. Examine the following case in the light of section 214 where the SSC is a real estate developer. Land or building or both is a capital asset, true or false? देखिए, examine the following case in the light of section 214 where the SSC is a real estate developer. अगर वो रियल एस्टेट डेवलपर है तो ये लैंड बिल्डिंग और बोथ ही विल बी होल्डिंग एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो ये कैपिटल एसेट नहीं होगा, ये फॉल्स है. आप लोग ट्रू कैसे कह रहे थे? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इज ए कैपिटल एसेट, ट्रू और फॉल्स? या तो मैंने गलत पढ़ाया है या आपने गलत समझा है, या मैंने सही समझाया आपने सही समझाया लेकिन याद नहीं किया है. शेयर सिक्योरिटीज रियल एस्टेट डेवलपर है तो इसके इन्वेस्टमेंट के नीचे ही तो लिखेगा वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो ये कैपिटल एसेट है. बी विल बी द आंसर. क्या कह रहे हैं राजेश जी? इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन ट्रेड मतलब?
तो इन्वेस्टमेंट्स तो कैपिटल एसेट होते हैं ना, कि नहीं होते हैं? फिर आप लोग कैसे उसको गलत जवाब क्यों दे रहे हैं आप? ये शेयर ब्रोकर तो है नहीं कि ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ये रियल एस्टेट डेवलपर है, और रियल एस्टेट डेवलपर जो लैंड बिल्डिंग खरीद के उस पर बिल्डिंग बना के उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड बेचता है, वो शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदेगा तो एज इन्वेस्टमेंट खरीदेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 6, अब बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा। एग्जामिन फॉलोइंग केस इन द लाइट ऑफ सेक्शन 214 वेयर एसएससी इज ए सैलरीड क्लास पर्सन, जॉब करता है। बड़े ध्यान से देखिए, अब जॉब जब करेगा वो बैलेंस शीट किस तरह से बनाएगा उसको ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के बारे में भी सोचते हुए बताइए। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल एसेट, ट्रू और फॉल्स? सैलरीड क्लास पर्सन। ट्रू, ठीक है। क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स इज ए कैपिटल एसेट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ये तो पर्सनल एसेट हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो ए विल बी द आंसर। Examine following in the light of section 214 where SSC is a software developer. Commercial plot situated in a rural area in India is a capital asset, true or false? True. Industrial plot situated in a rural area in India is a capital asset, true or false? True. Both true, ठीक है। Examine the following case in the light of 21 where SSC is a farmer. Agricultural land situated in rural area in Bhutan is a capital asset, true or false? ट्रू, क्योंकि आउटसाइड इंडिया है। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया इन इंडिया इज अ कैपिटल एसेट, ट्रू और फॉल्स? एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया इन इंडिया इज अ कैपिटल एसेट, ट्रू और फॉल्स? जब अर्बन एरिया लिख ही दिया उन्होंने तो फिर किलोमीटर देखने की जरूरत ही नहीं है। कहिए। म्युनिसिपैलिटी इसका पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, 2, 6 या 8। तो ये जो एरिया है 2 किलोमीटर के अंदर वाला या 6 किलोमीटर के अंदर वाला या 8 किलोमीटर के अंदर वाला, इसी को अर्बन एरिया बोल रहे हैं, और वो अर्बन एरिया लिख ही दिया है इन्होंने, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ ट्रू। मैच द फॉलोइंग इन द लाइट्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A। फॉर 242A क्या बताता है हमें? 242A क्या डिफाइन करता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इसी में पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 242B में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन कैपिटल एसेट 242A में है। लिस्टेड शेयर्स का बताइए, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, या एसेट ही नहीं है? डी, लिस्टेड शेयर्स का डी है, ठीक है। अनलिस्टेड बॉन्ड्स का, अनलिस्टेड बॉन्ड्स का, अनलिस्टेड बॉन्ड्स 36 करेक्ट, सी है। लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ 24 मंथ, ठीक है, बी है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरन गोल्ड बॉन्ड एसेट है या नहीं है, पहले बताइए। यस है राजेश जी, ये एसेट है।
गोल्ड बॉन्ड, देखिए मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, यस, एज गुड एज गोल्ड, सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, लेकिन जो गोल्ड बॉन्ड है, आवर सोवरन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई अंडर दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। ये तो कंफ्यूजन के लिए डाल दिया, नॉट एन एसेट, तो ये नहीं आएगा। तो ये अगर एसेट है तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग बताइए क्या आएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, चॉइस, क्या चॉइस, इसमें कहां चॉइस है, इट इज एज गुड एज गोल्ड। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या आएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, 36, करेक्ट, तो ये आएगा सी। तो डीसी बीसी, डीसी बीसी, ये आंसर। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोग को? हाँ, तो सोच समझ के देखिए, याद जब तक नहीं करेंगे ना होगा ही नहीं, ये निश्चित है। जीएसटी में भी वही कहानी है, याद करना पड़ेगा। जीएसटी में याद करना कम पड़ता है, लेकिन यहां तो पल पल, पग पग, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चीजें ही चेंज हो जाती है। अभी पिछले पैराग्राफ में आप कुछ कह रहे थे, फिर इस पैराग्राफ में कुछ और हो गया, अगले पैराग्राफ में कुछ और हो जाएगा। ये तो ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है इनकम टैक्स, आप पागल कर दे आदमी को अगर याद ना करे कोई तो। चलिए, एनी कैपिटल एसेट अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Shares of a company is held for 13 months, it is a long term capital asset, true or false? Shares of a foreign company is held for 13 months, it is a long term capital asset, true or false? किताब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको दिखलाता हूं, फिर गलत जवाब दिया आपने। देखिए, लिस्ट फाइनेंशियल एसेट जिसका 12 महीने के लिए, करेक्ट है, और ये लिस्टेड शेयर्स ऑफ ए कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तब 12 महीने है, करेक्ट है। लेकिन अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, लैंड और बिल्डिंग है, तो ये अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स यानी कि फॉरेन कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे इसमें? तो 24 मंथ्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ए विल बी द आंसर। देखिए, शेयर हेल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी, ये आपने क्वेश्चन किया था या नहीं किया था? आप देखिएगा रिकॉर्डिंग इसका, कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखा था आपने। अब आगे आइए, एग्जामिन द फॉलोइंग केस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ट्रू और फॉल्स? Redemption of debenture is treated as transfer, true or false? True. Termination of lease agreement is treated as transfer, true. टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट को हम लोग एक्सटिंग्विशमेंट बोलते हैं, इसको रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट बोलते हैं, जो सेक्शन 47 में लिखा हुआ है। तो बोथ ट्रू, सी विल बी द आंसर। 12, गिफ्ट ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ट्रू और फॉल्स? Gift of capital asset by a person to another person is treated as transfer, false है। गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 में लिखा हुआ है। एसेट एक्वायर्ड थ्रू विल इनहेरिटेंस शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बोथ फॉल्स।
Examine following case. Examine in following case whether following long-term capital assets shall be indexed or not. Bonds or debentures shall be indexed. True or false? फिर से पूछ रहा हूं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स शैल बी इंडेक्स्ड. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है. बॉन्ड्स और डिबेंचर्स तो लायबिलिटी है. तो कंपनी के लिए लायबिलिटी, जिसने खरीदा उसके लिए एसेट, और लायबिलिटी एप्रिशिएट नहीं करती है. आप ये खरीदते हैं टू अर्न द इंटरेस्ट. तो एप्रिसिएशन का कोई कहानी नहीं होता, इसलिए इसका इंडेक्सेशन नहीं होता है. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड शैल बी इंडेक्स्ड. ट्रू और फॉल्स? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड शैल बी इंडेक्स्ड. ट्रू और फॉल्स? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो के निकालने के लिए 36 मंथ है. मान लीजिए लॉन्ग टर्म है, तो लिखी दिया हमने लॉन्ग टर्म. अगर ये लॉन्ग टर्म है तो क्या ये इंडेक्सेशन होगा या नहीं होगा? अरे बाप रे, एज गुड एज गोल्ड. एज गुड एज गोल्ड. बॉन्ड तो है, लेकिन ये गोल्ड के प्राइस के बेसिस पे ये अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट करता है, तो ये इंडेक्स होगा. ट्रू है. फिर से दिखलाता हूं आपको. ये प्रोवाइजो, indexation is not available in case of long term capital asset being bonds or debentures. However, indexation benefit is available in case of sovereign gold bond. ये कंफ्यूजन सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि याद नहीं करते आप लोग. 14. As per section 48, full value of consideration is amount received or receivable. True or false? As per section 48, full value of consideration is amount received or receivable. True or false? True. As per section 50C, if stamp duty value is more than 110% of sale consideration, then stamp duty value is full value of consideration where transaction involves transfer of immovable property. True or false? True. अब इसको याद रखिएगा. 15. Sale consideration of immovable property is 30 lakh. Stamp duty value on the agreement on date of agreement of sale, ये हम लोग लिखेंगे, is 40 lakh. Stamp duty on date of registration is 50 lakh. Rupees 10 lakh paid by check before the date of agreement to sale. Full value of consideration is, बताइए क्या होगा? $40 लाख. सबसे पहले सेल कंसिडरेशन कितना लिखूंगा मैं? 30 लाख लिखूंगा. अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे पास या तो मुझे 40 लाख लेना है या 50 लाख लेना है. लेकिन अगर 40 लाख में कब लूंगा? अगर चेक से पार्ट पेमेंट कुछ भी हुआ है बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो मैं 40 लाख ले लूंगा जो हुआ है बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो ये 40 लाख ले लूंगा. अब फिर मैं क्या चेक करूंगा? इसका 110% निकालूंगा, वो आएगा 33 लाख. अब मैं चेक करूंगा क्या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन. तो यस. अगर यस है तो सेक्शन 50C ये कहता है कि आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. इस केस में 40 लाख विल बी द आंसर. आया? अब क्वेश्चन 16 देखिए. स्टाम्प sale consideration of immovable property is 30 lakh. Stamp duty value on date of agreement of sale is 40 lakh. Same question है. Stamp duty on the date of registration is 50 lakh. 10 lakh is paid by check after the date of agreement to sale. Full value of consideration is, बताइए. यहाँ 50 आ जाएगा. बहुत बढ़िया. तो C will be the answer. 17. Sale consideration 30 lakh है.
एग्रीमेंट टू सेल के दिन 33 लाख है और स्टाम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 50 लाख है। 10 लाख पेड बाय चेक बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज बताइए। राजेश जी 33 कर रहे हैं, बाकी लोग थर्टी आएगा, करेक्ट। देखिए हमने अभी आपको बताया ये सेम क्वेश्चन था, क्या ये ग्रेटर देन है? यहां पर सॉरी, यहां पर सेल कंसिडरेशन है 30 लाख, इसका मैं 10% लूंगा तो 33 लाख आएगा। क्या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 33 लाख? नो, ग्रेटर होने पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, ग्रेटर नहीं है, मोर देन नहीं है, तो सेल कंसिडरेशन ही हो जाएगा, तो 30 लाख में मिला। क्वेश्चन 18, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये 10 लाख का चेक दिया गया आफ्टर द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल दिया गया। अब यहां सेल कंसेशन कितना लूंगा? 30 लाख लूंगा। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बताइए किस डेट का, कौन सा लूंगा, किस डेट का? रजिस्ट्रेशन डेट का, यानी कि 50 लाख हो जाएगा। तो ये 110% से ज्यादा है तो 50 लाख विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बिल्कुल सही है। 19, शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 1 अगस्त 1998 और कितने में एक्वायर किया गया है? 10 लाख में। ब्रोकरेज पेड ऑन एक्विजिशन इज 20,000, फेयर मार्केट वैल्यू इज 10,15,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट इज, बताइए। Shares acquired on 1st August 1998, 10 लाख, ब्रोकरेज 20,000 है, फेयर मार्केट वैल्यू 10,15,000 है, कितना आएगा? बी आएगा 10,20,000। मैं सबसे पहले क्या करूंगा? ब्रोकरेज ऐड करूंगा तो ये 10,20,000 आ जाएगा, फिर मैं कंपेयर करूंगा 10,15,000 से, फिर हायर देखूंगा तो फिर 10,20,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको बिना ऐड किए कंपेयर करते हैं तब तो 10,15 आएगा, वो गलत हो जाएगा, करेक्ट है। और 10,15 आने के बाद फिर 20,000 फेयर मार्केट वैल्यू में जोड़ते हैं तो वो तो और गलत हो जाएगा। तो मैं यहां पर एक ऑप्शन डाल दूंगा 10,35,000 का भी। अब आइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 इज ऑलवेज निल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Cost of acquisition of right share entitlement is always nil, true or false? बताइए। राइट शेयर एंटाइटलमेंट, राइट शेयर एंटाइटलमेंट क्या होता है? ऑफर लेटर होता है शेयर्स का, राइट शेयर्स का ऑफर लेटर होता है। ये ऑफर लेटर आपको फ्री में मिलता है, जहां पर आपको राइट दिया जाता है कि आप राइट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये भी ट्रू है, बोथ ट्रू। Cost of acquisition of tenancy rights is deemed to be nil, true or false? ट्रू है। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ पेटेंट जो परचेज किया है डीम टू बी निल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। परचेज किया तो जितने रुपए में परचेज किया वो होगा, तो ए विल बी द आंसर। Trademark of business self-generated and registered on 15th July 1959. Cost of design and registration is 5,000. यहाँ रुपये का साइन देना होगा। Fair market value as on 1st April 2001 is 4 lakh. The design of logo was changed by an artist who charged 1 lakh as on 14th May 2019. Cost of acquisition of capital asset is, बताइए।
नील होगा, करेक्ट, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड है तो बाकी आप कुछ सब कुछ इग्नोर करते रहिए और ये नील होगा। 23, मिस्टर ए गिव्स लैंड टू हिज रिलेटिव मिस्टर बी, डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। तो ए ने अपने रिलेटिव बी को कोई लैंड गिफ्ट किया, बी के हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, जिस दिन गिफ्ट मिला उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू इसके हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द प्राइस पेड बाय मिस्टर ए फॉर एक्विजिशन ऑफ द एसेट, यानी कि ए ने जितने रुपए में खरीदा वो होगा, यही वाला होगा बी। सेक्शन बताइए कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे आप, कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे? 49 सबसेक्शन 1, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 24 आता है, मिस्टर ए गिव्स ये दोबारा आ गया। अच्छा, यहां 49 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ क्या है? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, एंड हु इज द प्रीवियस ओनर? Previous owner is the person who acquires the asset by paying the price. 25 आता है, Mr. A sells land to a non-relative Mr. B for rupees 20 lakh. Stamp duty value is 30 lakh. Determine cost of acquisition in the hands of Mr. B. A ने B को लैंड बेचा और ये नॉन रिलेटिव जहां पर सेल कंसिडरेशन तो है 20 लाख लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 30 लाख। सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा क्योंकि 56 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, अरे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लिखूंगा मैं इसको। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द प्राइस पेड बाय मिस्टर ए फॉर एक्विजिशन ऑफ द एसेट, यानी कि परचेज प्राइस। Cost of acquisition is nil, या cost of acquisition is price paid by Mr. B and amount tax under the head income from other sources। कौन सा आएगा? A, B, C, D, D आएगा, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। 26, cost of improvement is a revenue expenditure, true or false? Cost of improvement is a revenue expenditure, true or false? False. It is a capital expenditure. Cost of improvement undertaken before 1st April 2001 is to be ignored while computing capital gain, true or false? True. Amount forfeited by the transferor on or after 1st April 2014 shall be subtracted from the cost of acquisition, true or false? False होगा। 1 अप्रैल 2014 से तो सिस्टम ही चेंज हो गया था। सेक्शन 50, सेक्शन बताइए कौन सा था, कौन सा सेक्शन है ये? 51, 1 अप्रैल 2014। तो 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद अगर आप फॉरफिट करेंगे तो ये अमाउंट विल बी टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस। Forfeited amount is income as per section 2 subsection 24 of the Income Tax Act with effect from 1st April 1961, true or false? फॉल्स है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2014 में ये इसको इनकम बनाया गया, ठीक है, तो बोथ फॉल्स, ये हो गया। अब ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question 1. Which of the following is not a requisite for charging income tax on capital gains? तो बताइए चार्जिंग सेक्शन कौन सा है कैपिटल गेन का? मेन चार्जिंग सेक्शन कौन सा है कैपिटल गेन का?
45 सबसेक्शन 1 है, और 45 सबसेक्शन 1 कहता है इज इक्वल टू देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट एंड दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो गेन अराइज जो होगा वो कैपिटल गेन में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। तो नॉट ए रिक्विजिट, जरूरी नहीं है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो। द ट्रांसफर मस्ट हैव बीन अफेक्टेड इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बताइए ये ट्रांसफर होना कंपलसरी है या नहीं है चार्जिंग सेक्शन के कंडीशंस को सब सेटिस्फाई करने के लिए? यस, तो ये ट्रू है। देयर मस्ट बी ए गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। क्या प्रॉफिट अराइज होना जरूरी है? नो, लॉस भी अराइज हो सकता है, लॉस भी अराइज हो सकता है। तो आंसर हमारा बी आएगा, ठीक है। और कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्ट, एग्जम्पशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जम्पशन तो बात की कहानी है, तो हम लोग ये वैसा एग्जम्पशन करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2, when a capital asset is located in India is sold by a non-resident to another non-resident at a place outside India, the capital gain is taxable. Now ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, when a capital asset is located in India, बताइए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज अ पर्टिकुलर कैपिटल एसेट विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया? बताइए लैंड और बिल्डिंग के केस में आइडेंटिफाई हो सकता है कहां लोकेशन है इसका? ये तो इमूवेबल है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन लेकिन अब शेयर्स बताइए, शेयर्स आइडेंटिफाई हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं तो वो मान लीजिए दैट इज लोकेटेड इंडिया, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचेगा तो इंडियन इनकम ही अराइज होगा। सही बात है या नहीं है? कह दीजिए। हमने आपके साथ जब सेक्शन 9 पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4। तो उसी तरह से अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तो डीमेट अकाउंट उस शेयर्स का कहां होगा? इंडिया में होगा, तो इंडियन इनकम ही कहलाएगा। अब कहानी यह है कि अगर मैं ज्वेलरी बेचता हूं, पेंटिंग बेचता हूं, मैं ज्वेलरी इंडिया के बाहर ले गया और वहां बेच दिया, तब क्या होगा? क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस वक्त वो मैंने ये ज्वेलरी बेचा है उस वक्त वो ज्वेलरी कहां लोकेटेड थी? तो बताइए किस डेट का देखेंगे? डेट ऑफ डिलीवरी देखेंगे या डेट ऑफ बिल देखेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट देखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस देखेंगे? किस डेट को देखेंगे कि वो ज्वेलरी कहां थी? मैं ऑप्शन दे देता हूं, एग्रीमेंट की डेट, दो ही ऑप्शन देता हूं, एग्रीमेंट की डेट या डिलीवरी की डेट। डिलीवरी 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 डिलीवरी, जहां डिलीवरी हो रही है। तो एग्रीमेंट में बाहर करके आ गया लेकिन मैं डिलीवरी इंडिया में दे रहा हूं, दैट मींस दैट कैपिटल एसेट इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये कहता है when a capital asset is located in India is sold by a non-resident to another non-resident to a place outside India, the capital gain is taxable। अब ये समझ लीजिए कि इंडिया में लोकेशन है और वो लोकेट जो लैंड बिल्डिंग भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकता है, ज्वेलरी भी हो सकता है, वो एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेचता है, तो कैपिटल गेन अराइज होगा इंडिया में। अगर होगा तो किसके हैंड में होगा? इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर एट द, अरे पूछता हूँ क्या लिखा हुआ, द कैपिटल गेन इज टैक्सेबल। अच्छा, is taxable at the place of transfer, at the place of transferee, at the place of location of asset, at the place of both transferer and transferee। बताइए क्या आंसर आएगा? सी आएगा। बहुत बढ़िया। और कौन सा सेक्शन हम लगा रहे हैं? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई। कहां
बिजनेस और या एसेट लोकेटेड है। क्वेश्चन 3, in terms of section 2 subsection 42A, listed securities are treated as long term capital asset if they are held for a period of more than listed securities in India लिखना बहुत जरूरी है। क्या आंसर आएगा? 12 months. Rajat purchased a car for his personal use for 5 lakh, sold the same for 550. The taxable capital gain would be, बताइए। नील, ठीक है, बोल रहे हैं क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। Miss Smita inherited a vacant site land consequent to demise of her father on 10th June 10. The land was acquired by her father on 10th April 1990 for rupees 40,000. The fair market value was 2,55,000, and on the date of inheritance, that is on 10th June, was 3,50,000. The cost of acquisition for Miss Smita is, बताइए। फादर स्मिता, ठीक है। कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए? इनहेरिट किया हुआ है। 49 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, और प्रीवियस ओनर कौन है? फादर है। अब फादर ने ये एसेट कब एक्वायर किया था? 1990 में। कितने रुपए में? 40,000। तो ये एसेट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया गया तो फेयर मार्केट वैल्यू भी तो देखेंगे आप, इसको क्यों भूल गए? 2,55,000। तो हमारा आंसर आएगा 2,55,000। अरे आया, कैसे मिस्टेक कर देते हैं आप लोग। अब आइए, मिस नेत्रा एक्वायर्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एमएमसी लिमिटेड फॉर ₹4 लाख in April 1996. She received bonus shares 1:1 basis on April 2020 from the company. She sold all the bonus shares in Jan 21 through a recognized stock exchange for ₹4 lakh. The capital gain chargeable tax in the hands of Miss Netra is, बताइए। बताइए। फिर से पढ़ दूं। नेत्रा के पास ओरिजिनल शेयर्स, नेत्रा के पास ओरिजिनल शेयर्स थे 1,000 रुपए, 1,000 इक्विटी शेयर्स थे। इसके बाद इनको अप्रैल 2020 में 1:1 का बोनस शेयर्स मिला, बोनस शेयर्स। और ये बोनस शेयर्स, सिर्फ वो बोनस शेयर्स बेच, शी सोल्ड ऑल द बोनस शेयर। तो ये ओरिजिनल शेयर्स नहीं बेच रही है। 1:1 में जो 1,000 बोनस शेयर्स मिला था, सिर्फ वो बोनस शेयर्स बेच रही है 4 लाख रुपए का। कैपिटल गेन कितना आएगा? ₹4 लाख। बहुत ही आसान था, क्योंकि अप्रैल 2020 में मिला है तो बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगा, तो कैपिटल गेन जो अराइज होगा वो 4 लाख होगा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? ये 4 लाख लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म कैसे? 1,000 बोनस शेयर्स अप्रैल 2020 में मिला, ओके, और जैन 21 में बेच दिया, तो ठीक है, शॉर्ट टर्म ही आ गया। बहुत बढ़िया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द केस ऑफ, क्योंकि इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग तो 12 महीने से ही कम है, तो वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, हर केस में शॉर्ट टर्म ही होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001 विल बी, बताइए। ये मैं फेयर मार्केट वैल्यू कर दूंगा इसको, फेयर मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, तो 0 ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट विच एवर इज हायर, है ना। तो ऑब्वियसली ये हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ही होगा, ये आंसर आएगा 8।
Manoj acquired 1,000 equity shares of rupees 10 each in a listed company for rupees 35,000 on 1st July 2010. The company issued 1,000 right shares in April 12 at rupees 15 per share. The company issued 2,000 bonus shares in June 2017. The market price was 50 per shares before bonus issue and 25 after such issue. The cost of acquisition of bonus shares would be, बताइए. अरे बताइए. अरे इतना क्यों सोचते हैं आप? जैसे ही बोनस शेयर्स, आप डेट सिर्फ देखिए ना, बोनस शेयर्स कब एक्वायर दिया गया? जून 2017 में, 1 अप्रैल 2001 के बाद दिया हुआ, नील हो जाएगा इसका आंसर. इसमें दिमाग इतना कहाँ लगा रहे हैं आप? ये राइट शेयर्स के बारे में नहीं पूछा, मुझे लगा राइट शेयर्स के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में पूछेगा, मुझे लगा इक्विटी शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स के बारे में पूछेगा. पूछा ही नहीं, उन्होंने सीधे पूछा बोनस शेयर्स. ये सब तो फालतू दिया हुआ, 50-25, उससे क्या फर्क पड़ता है? सही बात है या नहीं? हो गया. तो इसके बाद तो हम लोगों ने टॉपिक ही नहीं किया है. चलिए, तो कल मिलते हैं हम लोग आपके साथ, और कल हम लोग शुरू करेंगे आपके लिए डीम ट्रांसफर. हाँ, लेकिन राजेश जी, मेरा ये जो इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसमें तो हमें यही लगा इनकम टैक्स पढ़ने से याद भी नहीं होगा, याद करने से याद होगा. नहीं याद करेंगे, याद वैसे ही करना होगा जैसे नर्सरी क्लास में किया था, एबीसीडी. तो जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए इनकम टैक्स तो एबीसीडी है. जीएसटी जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए एबीसीडी है ना? अच्छा, जो हमने आईसीआई का प्रैक्टिकल जीएसटी सीरीज शुरू किया हुआ है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, देख रहे हैं आप लोग उसको? हाँ, वही कह रहा हूं, सबके लिए एबीसी है. तो एबीसी है तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? और उस प्रैक्टिकल जीएसटी सीरीज का जो मैंने प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर किया है, 12-13 वीडियो हमने अपलोड कर दिए, और करीब करीब मुझे लग रहा है कि 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया, और काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो. टेलीग्राम में भी शेयर किया, प्लेलिस्ट हमने शेयर किया है उसमें, व्हाट्सएप में. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो मैक्सिमम ग्रुप में, फेसबुक, ये सब में शेयर करते रहेंगे ना, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगा वो, क्योंकि काफी अच्छा सीरीज है और डिटेल्ड में है. लेकिन वो सीरीज में जीएसटी पहले से आना चाहिए आपको, वो उसमें समझाना तो है नहीं, उसमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, FAQ है वो. चलिए, कल मिलते हैं अब आपके साथ. धन्यवाद.